हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल पहले पार्ट की वीडियो से बच गए थे, जो पहले पार्ट की वीडियो थी उससे बच गए थे, आज हम उनको क्लियर करेंगे। तो आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो फॉर्मूला शीट कल लिखवाई गई थी उसको अपने साथ लेकर के बैठिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22 4 133। मैंने गुणा अलग से किया, ठीक है, बटे में 1000। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 0 आएगी और गुणा में ये 1000 ये बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद जाएगी पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0.22 1 3 3। ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस 0.22 0.22, ठीक है। अगर एक जीरो से भाग करेंगे पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरी जीरो से भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ, तीसरी से भाग करेंगे यहाँ पॉइंट, चौथी से यहाँ, ऐसी सारी जीरो से अगर भाग एक जीरो मतलब एक बार 10, अगर 10 10 से इसको 6 बार भाग करेंगे तो यहाँ आएगा ये पॉइंट, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग। तो ये इस तरीके से। चलिए अब इसके बाद फिर अगला सवाल आता है हमारे पास, ये 20 डिग्री सेल्सियस, अच्छा सवाल ये है ना, हाँ, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी वाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 ग्राम से घटकर 17.235 हो जाता है। विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूछा गया और यह कहा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी वाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ को 10 ग्राम है कोई, 100 ग्राम जल में विलय किया गया
घोलने के पश्चात देखो वाष्प दाब पहले इतना था, घुलने से पहले 100 ग्राम जल का वाष्प दाब था 17.535, ठीक है। और घोलने के बाद घटकर कितना रह गया, ये 17.535 हो जाता है, विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो देखिए दाब की बात आ गई, तो वाष्प दाब अनुमान वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वाष्प दाब अनुमान किसका फॉर्मूला है, राउल्ट का, ठीक है। तो पहले तो वो लिख देना है जो दिया है। हमें दे रखा भाई 10 ग्राम विद्युत अपघट्य 100 ग्राम जल में घुला है, ठीक है। ये हमें दे रखा। और उसके बाद चलो अगर ये दे रखा तो इसके बाद हम देखिए यहाँ से क्या प्राप्त, डब्ल्यू बी विलय का भार 10 ग्राम, फिर एम बी हमें ज्ञात करना, डब्ल्यू ए हमें पता चल गया 100 ग्राम, ठीक है। अब और क्या था, शुद्ध विलायक का क्वाड्रांक इसमें टेम्परेचर दे रखा, विलय करने पर वाष्प दाब 17.535, विलय करने पर यानी कि टोटल सोल्यूशन घोलने पर क्या प्राप्त हुआ हमें 17.535 वाष्प दाब प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा ये क्या देखा भाई, विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.535 mm से घटकर है भैया, मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है। 17.535 mm से घटकर कितना रह गया 17.235। तो देखिए घोलने के बाद तो बचा ये, यानी कि घुलने के बाद का ये है, तो इसका मतलब ये किसका है, सोल्यूशन का, ठीक है, मिश्रण का, विलयन का प्रेशर है ये। और घोलने से पहले था ये, तो ये किसका प्रेशर है, ये शुद्ध विलायक का है, ई नोट ए ऐसे, ठीक है। घोलने के बाद ये हो गया और घोलने से पहले ये था, ठीक है। तो घोलने के बाद का तो विलयन ही होगा ना, तो विलयन का प्रेशर ये है। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, पीएसपी नोट का किस में यूज होता है, इसे वाष्प दाब में, वाष्प दाब अवनमन में। तो वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। पिछली बार भी वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूले में स्पेस खत्म होगा, वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। ये होगा पी नोट ए माइनस पी एस अपोन में पी नोट ए बराबर में डब्ल्यू बी अपोन में एम बी गुना में डब्ल्यू ए और ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई एम ए से, ठीक है। यहाँ 1000 नहीं आता वाष्प दाब वाले में, यहाँ एम ए आता है, ठीक है। तो पी नोट ए की वैल्यू हमारे पास 17.535 माइनस 17.235 और डिवाइड में 17.535 बराबर डब्ल्यू बी की वैल्यू 10 ग्राम, एम ए की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, एम ए है क्या, विलायक का अनुभार, वो कितना होता है 18, मुझे तो याद है भैया, आप लोग भी निकाल भी सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एम बी की वैल्यू हमें निकालनी है, गुना में डब्ल्यू ए की वैल्यू 100 ग्राम। तो चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 535 में 235 बचेगा 300, 0.300 बटे में 17.535 बराबर में इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 180 हो जाएगा, ठीक है, बटे में एम बी गुना में 100, एम बी को इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा एम बी गुना में 300 बटे में 17.535 बराबर में 180, इससे इसे भी कैंसिल कर दो तो यहाँ ये बचेगा, ठीक है, 18/10। अब देखिए यहाँ पॉइंट था, ठीक है, 0 पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो एम बी बराबर हो जाएगा 18 गुना में 17.535 बटे में 10 गुना 300, ठीक है, ऐसे। अब 3 से इसे कैंसिल कर दो तो 3 छल 18, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो एम बी बराबर आएगा, यहाँ पे लिख दो पहले, और 6 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 6 छल 6 पंजे 30 हासिल लेंगे 3, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 18, 18 3 21 हासिल लगे 2, 6 पंजे 35, 35 और 2 37 हासिल लगेंगे 3, 6 7 42, 42 और 3 45 हासिल लगेंगे 4, 6 कम 6 6 4 10, ये आ गया, ठीक है। और पॉइंट 2 जीरो ही है और एक ही बटे में लिखा जाएगा 1000, 1000 से भाग 1 2 3, यहाँ आएगा पॉइंट तो 105.710 ये आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, चलिए ओके। अब अगला प्रश्न हमको दिया गया है ये 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर, देखो 7.5 ग्राम कोई पदार्थ है तो 75 ग्राम जल में घोलने पर दिमाग 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। देखिए कमी दे दी, ठीक है, कमी मतलब अंतर, पहले कुछ और था और घट के कितना रह गया, अब घटा कितना 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है सीधे सीधे, कभी यहाँ जाइए, पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए, जल का अवनमन स्थिरांक 186 डिग्री सेल्सियस है, ये देखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 7.5 ग्राम कोई
पदार्थ है, पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोला गया है और हमें करना है पदार्थ का अनुभार ज्ञात। तो चलिए जो दिया है वो पहले लिख दिया हमने, दिया है। अब ये पदार्थ WB जो घुलने वाला है, घुलने वाले का भार कितना है 7.5 MB, इसका हमें दिया नहीं गया, वो हमें निकालना है। ठीक है, WA हमें मिला 75 ग्राम और क्या मिला हमें डेल्टा TF, हिमांक में जो कमी है वो है 1.2 डिग्री सेल्सियस की। और क्या दिया हमें KF की वैल्यू, KF की वैल्यू 1.86 डिग्री सेल्सियस ये दिया। वैसे केल्विन में होती है वैल्यू। ठीक है, डिग्री डिग्री केल्विन, केल्विन में चलेगा। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा TF का। डेल्टा TF बराबर, अब कैसे पता चला TF का फॉर्मूला लगा, क्योंकि इसमें टी की जरूरत है, टी आया हुआ है। टी आया हुआ क्यों है, क्योंकि टी के फॉर्मूले से ज्ञात होगा। ठीक है, टी का यूज होगा तभी तो टी दे रखा है इसमें, KF का यूज होगा तभी तो KF दे रखा है इसमें, तो TF का यूज करोगे ना। KF बराबर WB इंटू में ये 1000 बटे में MB गुणा में WA। TF की वैल्यू हमारे पास है, ये कहा गया है TF 1.2 बराबर में KF की वैल्यू हमारे पास है 1.86 गुणा में WB की वैल्यू हमारे पास है 7.5 और गुणा में M, ये तो 1000 बटे में MB की वैल्यू हमें पता नहीं और WA की वैल्यू हमारे पास है 75 ग्राम। अब ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, ये गुणा भाग में गुणा में चले जाएगा और गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो MB बराबर मैं साथ के साथ इसका पॉइंट भी यहाँ पे कैंसिल कर दूँ। यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, ऐसे। और बस हो क्या था 86 गुणा में 75 गुणा में 1000 बटे में 75 और गुणा में ये 1.2 और 1.2 के लिए भी मैं यहाँ 10 से गुणा कर रहा तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, 1 0 हो रहा है 12 फिर गुणा में ये 1000, ये 3 0 है तो ये 3 0 कैंसिल। ठीक है, 75 से 75 कैंसिल और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 1 12 बचेंगे 6, 12 5 60 फिर 6 बचेगा, पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट लगा के फिर 5 12 5 60 क्या हो गया, बैटरी लो हो गई। चलिए 12 5 60, 12 5 60 इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 155, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे पास ये, एक अवाष्पीय पदार्थ को 2.5 ग्राम को 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। यानी कि पहले कुछ क्वथनांक था उसका, वो बढ़कर उसमें वृद्धि जो हुई है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस की हुई है। ठीक है, 100 ग्राम बेंजीन का पहले जो क्वथनांक था वो उसमें अब वृद्धि हो गई है 2.5 ग्राम वाष्पीय पदार्थ मिलाने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस की, 0.4 डिग्री सेल्सियस की। अब बताया बेंजीन के मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। ये KF की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं सोल्यूशन। जो कुछ दिया गया सबसे पहले वो लिखेंगे दिया है। तो भाई हम लोगों को दे रखा है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ और इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, बेंजीन। तो ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये विले WB 2.5 ग्राम और MA हमें इसका ज्ञात करना, मोलिकुलर वेट WA हमें पता चल गया 100 ग्राम। ठीक है, अब क्या बचा और हमें दे रखा KF की वैल्यू हमें दे रखी है ये 2.67 ये दे रखा। डेल्टा TF के बारे में हमारे से पूछा गया। ठीक है, क्वथनांक डेल्टा TF की वैल्यू भी हमें दी गई है यहाँ पे, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें M की वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF, सॉरी F नहीं B है, ये क्वथनांक है ना, क्वथनांक के लिए तो B यूज किया था, मैंने क्या लिख दिया KB WB इंटू में 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। MB इस तरफ आएगा, MB बराबर में KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू WA। MB इजिकल टू KB की वैल्यू 2.67 इंटू WB की वैल्यू 2.5 इंटू 1000। ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा TB की वैल्यू 0.4 डिग्री सेल्सियस इंटू WA की वैल्यू 100। ठीक है, इसके पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और ये 1 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट, तो ये तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। बराबर में बचेगा 267 गुना में 25 गुना में
ये 3 जीरो और ये 2 और 1 ये 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो डिवाइड में यहाँ गुणों में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। डिवाइड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 0.4 डिग्री, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो 4 गुणों में बचेगा 10, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 से, ये 2 ये 5, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 सतह 35, हाथ से लगेंगे 3, 5 छंग 30, 30 और 3 33, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 बटे में 4 दूनी 8, और फिर 8 एकम 8 बचेंगे 5, उतार लेंगे 3, फिर 3 बचेगा 53 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 संग 48, 6 बार चलेगी महारनी। फिर बचेगा 2 3 5, फिर से 5 ही बचेगा, फिर उतार लेंगे 5, फिर 6, फिर पॉइंट लगा के फिर चलेगा 8, हाँ 8 बार महारनी चलेगी, फिर 875। ये सोल्यूशन करके इसमें दे रखा बराबर में, मैंने अभी देखा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ तो ये आंसर आएगा इसका। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन दे रखा अगला, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। कमी मतलब अंतर। देखिए कमी अगर कहीं दे रखी है तब भी अंतर होता है, ये अंतर को डिनोट करता है कि दो तापों का अंतर है। ये कहीं बढ़ोतरी दिखाई जाती है कि वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि हो गई, तो वो वृद्धि जो होती है वो भी दो तापों का अंतर ही होता है। तो ये हिमांक की बात है, तो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू है। और हमने स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हमें इसमें ज्ञात करना है के बी, के एफ दिया है 2.25 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 को 25 ग्राम जल में घोला गया है। और TF की वैल्यू रखी यहाँ पे, TF बराबर 0.93 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक है। तो यहाँ WB की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। WB की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.25 ग्राम, ठीक है। MB की वैल्यू निकालेंगे, MB की वैल्यू 180, WA की वैल्यू 25 ग्राम, ठीक है। तो MB की वैल्यू तो अब तो याद ही रहेगी, ग्लूकोज का 180 होता है, आप लोग निकाल सकते हैं, निकालना तो आता ही होगा। डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पे KF इंटू में ये होता है यहाँ WB गुना में 1000 बटे में MB गुना में WA। KF की वैल्यू निकालनी तो KF को इस तरफ अकेला छोड़ देंगे, बाकी सब इस तरफ मल्टीप्लाई में TF इंटू में MB इंटू में WA। देखिए भाग में थी दोनों चीज़ें, गुना में आ गई, ठीक है। और ये गुना में, ये भाग में आ जाएगी, WB गुना 1000 बराबर में KF, ठीक है। अब मैं कोमा लगा के लिख रहा है यहाँ दोबारा से, KF बराबर TF की वैल्यू 0.93, ठीक है। MB की वैल्यू 180 गुना में, ठीक है। WA की वैल्यू 25 डिवाइड बाई WB की वैल्यू हमारे पास WB की वैल्यू 2.25 गुना में फिर 1000, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और मैं यहाँ चलो यहाँ करूँगा आगे, KF बराबर 93 गुना 180 गुना में 25 बटे में 225 गुना 1000, ठीक है। ये 0 से तो ये 0 कैंसिल, 25 निम्मा, ठीक है, 25 निम्मा 225, और 9 से ये कैंसिल 2 बार, ठीक है। यहाँ बचेगा 93 दूनी 186 बटे में 100, और 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1.86 कैलोरी, ठीक है। ऐसे ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 29। यह गन्ने की शर्करा के 1.7 ग्राम को 25 ग्राम जल, अच्छा ये तो अभी भी, हाँ ये इसी प्रकार का सवाल है भाई। 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.0717 बढ़ जाता है। देखिए पहले कुछ और था, अब इतना बढ़ गया, वो 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है क्वथनांक। विलायक का ओनियन स्थिरांक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ओनियन स्थिरांक, इसमें भी केबी की वैल्यू हमारे से पूछी गई, ठीक है। तो गन्ने का शर्करा जो है, यानी कि गन्ने का सीरा जो है वो 1.17 ग्राम को, गन्ने के सीरे को 1.17 ग्राम को 25 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया है, ठीक है। तो यहाँ गन्ने का शर्करा मतलब होता है चीनी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, दिया है 1.17 ग्राम से गन्ने का शर्करा, गन्ने का शक्कर है वो, शक्कर। तो भैया इसको C12H22O11 भी लिखा जा सके। और ये 25 ग्राम ग्लूकोज में घुला है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं, जल में, 25 ग्राम जल में घुला है। और इसमें क्वथनांक की वृद्धि भी रखी, डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0.017 डिग्री सेल्सियस। अब हम WB बराबर
1.17 ग्राम। और एम बी बराबर चीनी का जो क्वथनांक होता है परमाणु भार वो होता है 342। आप लोग निकाल लीजिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। और ये डब्ल्यू ए की वैल्यू 25, के बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था ना अभी, ये तो हिमांक के लिए था पिछले वाला, तो ठीक है। के बी का डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला लेंगे, के बी गुणा में डब्लू बी गुणा में 1000 बटे में एम बी गुणा डब्लू ए, ठीक है। के बी को इस साइड लेकर आएंगे, के बी को इस साइड आएंगे, जो भी इसके गुणा भाग में है वो सब इस तरफ। तो डेल्टा टी बी गुणा में डब्लू ए, ये भाग में है ना, गुणा में आएगा, गुणा में एम बी बटे में डब्लू बी गुणा में 1000 बराबर में के बी बराबर डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.017 गुना एम ए की वैल्यू 25, ठीक है। और एम बी की वैल्यू 342 डिवाइड में डब्लू बी की वैल्यू 1.17 गुना करेंगे फिर 1000 से, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ गुना कर रहा 1000 से, ठीक है। 17 को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, 3 अंकों बाद है ना पॉइंट, तो 3 अंक 3 बार 10 से गुना, यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 बार 10 से गुना, यानी कि 100 से गुना, ठीक है। बाकी आप कट करेंगे बस, के बी जो कुछ करने लायक होगा 17 गुना 25 गुना 342 बटे में ये हो जाएगा 117 गुना में, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब चलिए कुछ कैंसिल किया जा सकता है? जी नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर नहीं है। सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसको 2 से तो कैंसिल कर ही जा सकता है, ये आएगा 171 और इसको 2 से नहीं 5 देखिए 17, हाँ 2 से तो 171 ही आएगा, ठीक है। 170 इसका आता, और इसको कैंसिल करूँ यहाँ पे तो यह आएगा 5 दूनी 10 बाकी 0, 5000 हो गया। अब 5 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये आ गया 200, ठीक है। चलो के बी बराबर कुछ तो सोल्व हुआ, 171 गुना 17, 17 एकम 17 बचेगा, हासिल लगेगा 1, 17 7 119, 119 और 1 120, हासिल लगेगा 12, 17 एकम 17, 17 और 12, 17 12 हो गए भैया 29 बटे में 200। अब 200 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ही भाग कर दूँ बस सीधा सीधा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और भैया 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 अंकों बाद पॉइंट, ये यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है। ये हो गया, और ये तो 2 से डिवाइड करने के बाद हो गया। एक यहाँ बचा हुआ है 117, इसका हमने यूज़ नहीं किया तो यहाँ गुना में 117 भी लिख रहा मैं। अब देखो 2 से भाग करने के बाद तो ये आ गया, अब 117 से भाग कर लो, ठीक है। ये सिंपल सा था ना, 117 से भाग कर लो, 117 से भाग करके आएगा 0.124 केल्विन। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 200 की इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे मैं यहाँ लिख दूँ के बी बराबर, ऐसे करोगे तब भी आएगा 17 की और इसकी गुना तो 229 7 आई गई, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 234 आएगा, गुना करके 234 ये ऐसे, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, इससे डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल दे रखा है 17.1 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 डिग्री पाया गया है। जल के मोलर स्थिरांक के एफ की मान की गणना कीजिए। तो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा, 17.1 ग्राम सुक्रोज मतलब चीनी, सुक्रोज, ठीक है, C12H22O11 को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला गया है और हिमांक दिया गया है इसका डेल्टा टी एफ जो दिया गया है वो है 0.93, ठीक है। तो अब हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू पता है 17.1 और एम बी की वैल्यू पता है। एम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 342, डब्ल्यू ए की वैल्यू 100 ग्राम। हमें निकालना है के एफ, ठीक है, के एफ डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में डब्ल्यू बी गुणा में 1000 बटे में एम बी गुना डब्ल्यू ए। के एफ डेल्टा टी एफ गुना में एम बी गुना डब्ल्यू ए बटे में डब्ल्यू बी गुना 1000। जो इस तरफ गुना में था वो भाग में, और जो भाग में था वो गुना में, बराबर में बचेगा के एफ लिखेंगे दोबारा से। के एफ बराबर टी एफ की वैल्यू 0.93 गुना एम बी की वैल्यू 342 गुना में डब्ल्यू ए की वैल्यू 100
डिवाइड में WB की वैल्यू 117.1, ठीक है, गुना में इसके बाद 1000, ये हो गया, ठीक है। यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 अंक बाद तो ऊपर एक बार KF बराबर ये हो गया 93 गुना 342 गुना में बटे में 171 गुना, ये देखिए 1 2 ये 3 जीरो और 2 जीरो, ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 की मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़े, बटे में 100। अब 71 दूनी होती है 342, 171 दूनी 342, 2 बार 2 की गुना करेंगे इसमें 93 तो ये आएगा 186 और 100 से करेंगे भाग तो बराबर में आएगा 1.86, ठीक है, ये आ गया उत्तर। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास ये, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्राइड विलयन के लिए 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। इसमें 1/2 गुणांक की गणना करके दिखानी है हमें, चलिए देखते हैं। तो ये देख लिया आप लोगों ने प्रश्न, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है असमान मोलर द्रव्यमान का कोई से आप क्या समझते हैं? 80% वियोजित होने वाले CaNO3 क्या होल ट्वाइस विलयन के लिए 1/2 गुणांक के मान की गणना कीजिए। 1/2 गुणांक मतलब I, ये ज्ञात करना है। और ये जो है कैल्शियम नाइट्रेट ये हमें 80% दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ है इसका NO3 का होल ट्वाइस कितना है हमारे पास 80%, ठीक है, बस ये दिया गया। अब हमें वियोजन की मात्रा I निकालनी, I का मान निकालना। देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है हमें 80%, ये कुल विलयन है, ठीक है, ये विलय कह लो इसे, विलय B बराबर 80%। अब 80% में दिया गया, ठीक है, 80% को हम अल्फा की वैल्यू कहेंगे। ये क्या है? अल्फा लिक्विड में जो दिया गया है हमें ये अल्फा होता है, ठीक है। जितनी भी हमें वैल्यू दी गई है 100%, 10%, हम अल्फा को चेंज करेंगे। अब अल्फा परसेंटेज में जो वैल्यू दी गई है इसको अल्फा बोला जाता है। अब अल्फा को चेंज करेंगे हम संख्यात्मक मान में, ये परसेंटेज में, किसी भी चीज़ का परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करेंगे, परसेंटेज क्या चलिए आएगा 0.8, ये हो गया, ठीक है। अल्फा जो होती है, अल्फा होती है वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 80% कैल्शियम नाइट्रिक ऑक्साइड से अगर हम वियोजन की मात्रा करें, वियोजन इनको तोड़ दें तो 0.8% अणुओं की संख्या में प्राप्त होगी, ये बात है अल्फा, ठीक है, वियोजन की मात्रा बोलते हैं इसको। इसके बाद आई हमें निकालना है, ठीक है। आई निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, कैल्शियम को चलिए पहले खोल के देखते हैं, NO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये आएगा C2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। इसका समीकरण को खोलेंगे तो इस प्रकार से वियोजित होगा अपने आयनों में। अब यहाँ देखिए कितने अणु बने हैं, 2 NO3 के हैं और एक ये अणु है। तो वियोजन की मात्रा, वियोजन टूटने के पश्चात जो अणुओं की संख्या प्राप्त हुई वो कितने हुए हमें 3। तो n नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल होंगे प्राप्त हमें 3 अलग अलग मॉलिक्यूल, 2 इसके और 1 इसका, तो 3 मॉलिक्यूल। ये नंबर जो होता है मॉलिक्यूल का उसको n से डिनोट करा जाए। अब अल्फा बराबर एक दूसरा फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन n-1। यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए ये अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है, अल्फा की वैल्यू हमें दी गई 0.8 बराबर में आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी -1 अपॉन एन की वैल्यू n-1, एन की वैल्यू हमने निकाल ली अणुओं की संख्या से। अणुओं की संख्या कितनी आई हमें 3 माइनस का 1, इसे और सोल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 2 को इस साइड लेके जाऊँगा तो 0.8 गुना में 2 और यहाँ हो जाएगा बराबर में 1 I-1, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 बराबर में I-1, -1 को इस साइड लेकर आऊँगा तो ये आ जाएगा 1.6 + 1 बराबर में I मतलब 1/2 गुना का, तो I को पहले लिख दिया, अब 1 प्लस तो ये 2.6, ये आ गया इसका आंसर इस तरीके से, ठीक है। 1/2 गुणांक इस तरीके से निकाला जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका प्राशन दाब अधिक होगा, स्पष्टीकरण दीजिए। तो देखिए किसका दाब अधिक होगा, इसका मान हम जो पता करेंगे वो 1/2 गुणांक के आधार पर ही करेंगे, ठीक है। 0.1 मोल यूरिया और 0.1 मोल NaCl, तो किसका प्राशन दाब ज़्यादा होगा। देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। यूरिया का फॉर्मूला होता है ये NH2CONH2, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये। इसको अगर किसी के साथ रिएक्ट करोगे तो ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए I का मान होता है 1, जो अपने आयनों में विभक्त नहीं होता उसके लिए I का मान 1, और ये अपने आयनों में विभक्त होता है तो इसके आयनों की संख्या चेक करेंगे, कितनी आयनों की संख्या है इसमें
इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 आयनों की संख्या, तो इसके आयन ज़्यादा है, ठीक है। और वन ढाप गुणांक क्या कहता है? वन ढाप गुणांक ये बताता है कि जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसका पराहरण दाब भी ज़्यादा होगा। तो NaCl का पराहरण दाब ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आयनों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। ये कारण इसमें लिखना है हमें, बस हो गया सवाल। अब इसके बाद दिया गया अगला सवाल, एक अवाष्पशील विलय पदार्थ, एक अवाष्पशील विलय पदार्थ है जिसका मूल द्रव्यमान 40 ग्राम मोल है, कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसमें हमें जो पदार्थ दिया गया उसके मूल द्रव्यमान की गणना करनी है, जिसको 414 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो रहा, पराहरण दाब क्या हो रहा, कम हो जाएगा, 80% तक कम हो जाएगा। देखिए हमें नहीं पता, कोई एक दिया है, पहले वो लिख दूँ, जो दिया है वो लिख दूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें दिया है सबसे पहले, चलिए सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। यूँ कहा गया कि कोई एक विलय पदार्थ है B, ठीक है, और वो 414 ग्राम ऑक्टेन में घोला गया, ठीक है। तो जब B को इसके अंदर घोला गया, ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट भी दे रखा MB हमें दे रखा, यह है 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। जब इसको B को A के अंदर डिजोल्व किया गया तो इसका जो प्रेशर था, ठीक है, टोटल विलयन का जो प्रेशर था वो 80% कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज में दी गई है, प्रेशर क्या है, परसेंटेज में दिया गया, विलियन का जो प्रेशर है वो कुल विलियन का घोलने के बाद का प्रेशर है ना, तो PS से डिनोट करा जाएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 80% कम हो जाता है। तो कुल विलियन का जो प्रेशर होगा या कुल शुद्ध विलायक का जो प्रेशर होगा मैं वो लिखता हूँ, माना शुद्ध विलायक का दाब P0A बराबर 100%, ये मान लिया। अब इसमें ये मैंने P0A क्यों माना, देखिए PS का यूज किस फॉर्मूले में करा जाए, PS का यूज करा जाए P0A माइनस PS वाले में, ठीक है। तो इसमें PS तो हमें दे दिया, P0A की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो मैंने P0A मान लिया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है जिस चीज़ को घोला गया ना उसका द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब WB ज्ञात करना हमें, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाइए PS वाला, P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर में WB अपॉन MB गुना में WA और गुना में MA। अब ये ऑक्टेन है, ऑक्टेन का फॉर्मूला पता आपको क्या है, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8 8 कार्बन और 8 गुनी 16 और 2 18 हाइड्रोजन। चलिए अब इसका MA निकालते हैं हम लोग, ये A है और ये WA है, वेट वजन जो इसका दिया गया है, तो 12 गुना 8 12 8 96 और हाइड्रोजन है 18, 8 से 14 हासिल लगा 1 10 और 1 11 114 इसका ये आएगा परमाणु भार, ठीक है। तो चलिए P0A की वैल्यू 100 माइनस 80 बटे में 100 बराबर में WB की वैल्यू हमें पता नहीं ज्ञात करनी है, MB की वैल्यू 40 गुना में MA की वैल्यू 140 और नीचे भी 140, इससे ये कैंसिल, 40 इस तरफ जाएगा, यहाँ बचेगा 20 बटे में 100 गुना में 40 बराबर में WB, ठीक है। ये 0 कैंसिल, 8 आ गया, WB बराबर ये नॉर्मल कैलकुलेशन बस, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद दे रखा यहाँ पे यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। यूरिया का विलयन भार अनुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश प्रभाव की गणना कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, यहाँ स्पेस कम है, इसमें बताया गया यूरिया 6% है बस, और हमें मोल अंश ज्ञात करना, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए यूरिया परसेंटेज में दिया गया, तो सबसे पहले हमें विलयन मानना पड़ेगा, माना विलयन 100% है या 100 ग्राम है। अब इसके अंदर विलय क्या है, विलय है यूरिया जिसका वेट क्या है WB 6 ग्राम, और MB हम अभी निकाल लेंगे इसका, MB का है यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, तो 28 और 4 32 16 60, इसका परमाणु भार 60 आएगा। अब विलयन इतना है, विलय इतना है, विलायक निकालना है, तो विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, तो 100 बराबर WA प्लस 6, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो WA बराबर आएगा यहाँ पे 94
ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू 94 ग्राम, ठीक है। और जब हमें डब्ल्यू ए का ये ना पता हो कि ए है क्या, तो हम मान लेते हैं जल, ये क्या है, जल। अब एम ए बराबर आएगा 18, ठीक है। अब हमें यूरिया का क्या निकालना है, यूरिया के मोल अंशों की संख्या निकालनी, तो निकाल लेंगे यूरिया के मोल अंशों की संख्या। यूरिया के मोल अंशों की संख्या के लिए एक्स नोट यहाँ लिखेंगे, यूरिया क्या है, यूरिया है बी, या बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एन बी निकाल लो यहाँ साइड में, एन बी बराबर होता है डब्लू बी अपॉन एम बी। डब्लू बी की वैल्यू कहाँ से, ये रहा 6 बटे में यानी डिवाइड में, एम बी की वैल्यू कितनी है 60, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.1, ठीक है, ये 0.1 आएगा। अब और क्या करना हमें, और हमें लेके चलना एन ए बराबर डब्ल्यू ए बटे में एम ए, ठीक है। डब्ल्यू ए की वैल्यू यहाँ से चेक करो कितनी है भैया, ये डब्ल्यू ए की वैल्यू 94 और बटे में एम ए की वैल्यू 18, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे 18 दूनी 54, 18 5 90, 5 बार जाएगा 90, बचेगा 4, उसके बाद फिर 18 दूनी 32, हाँ 2 बार जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर बस फिर क्या, 1 2 अंक ले लेंगे बस मोलों की संख्या। चलिए अब हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स नोट बी बराबर एन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 डिवाइड में 5.2 प्लस 0.1, एक्स नोट बी बराबर 0.1 अपॉन 5.3, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो 1/53, और इसको कैंसिल करेंगे तो 0 लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसको 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 10 हो जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा तो 100 हो जाएगा, और 100 पे मारनी चलेगी एक बार, ठीक है। तो एक बार मारनी चलेगी 53, अब 100 में से 53 जाएगा तो ये बचेगा 47 पे मारनी 5 की चलेगी लगभग 8 बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक में भी 8 इसका आंसर दे रखा है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर जल के मोलों की भी संख्या निकालनी, जल के मोलों की संख्या निकालनी है, तो भैया फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, एक्स नोट ए प्लस एक्स नोट बी बराबर 1। हमें एक्स नोट ए की वैल्यू का पता नहीं, प्लस एक्स नोट बी की वैल्यू हमें पता है 0.0188 बराबर 1, इसको माइनस करेंगे, एक्स नोट ए बराबर 1 माइनस 0.0188, ठीक है। तो एक्स नोट ए बराबर, देखिए घटाते वक्त क्या करा जा, इस तरीके से घटाया जाए, वैसे तो मैं सीधे सीधे घटा दूंगा, जैसे 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया तो बचेगा यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और यहाँ 9 0 पॉइंट, ऐसे भी घटा दूंगा, ठीक है। मैंने तो लिख दिया, आप लोग देखिए, हाँ देखिए 1 में से अगर माइनस करना है किसी को तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं और फिर संख्या लिखते हैं ऐसे 0.18 ऐसे, इसके ऊपर जितनी 0 लगानी है उतनी, जितना जहाँ तक संख्या वहाँ तक रखेंगे, यहाँ दाई लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से 2, 9 बचेगा 1, 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और ये 9, ठीक है। इस तरीके से कुछ बच्चों को आता नहीं है तो बस कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। हमारे पास दूसरा प्रश्न ये तो हो गया, ये वाला, भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 20% पोटेशियम कार्बोनेट की विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, दिया है 20% पोटेशियम कार्बोनेट CO3 K2CrO3, ये दिया गया। अब ये क्या है, डब्ल्यू बी की वैल्यू 20, एम बी हम लोग अपने आप से निकाल लेंगे। एम बी कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, एक पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39 है, कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 गुना में 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुना में 3, ठीक है। लो आंसर 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, 78 हो गया ये, तो ये 12 और ये 16 दिया 48, ये हो गया 8 8 16 16 2 18, हासिल लगा 1, ये 8 और 4 12, 12 और 1 13, 138। इसका जो मोलर द्रव्यमान आ गया वो 138 आ गया, ठीक है। अब देखिए 20% तो ये है, ठीक है, तो हम मान लेंगे कुल विलियन, परसेंटेज में दे रखा ना, तो कुल विलियन हम मान लेंगे। कुल विलियन कितना होगा फिर 100 ग्राम, ठीक है। 20% ये हो गया, 100 में से 20% तो ये हो गया, बचा कितना 80%। 80% क्या होगा, विलायक 80 ग्राम, ठीक है। और 80 ग्राम को हम क्या मान लेंगे, जब हमें ना पता हो जल, जब हमें विलायक का ना पता हो तो ये क्या है जल, ठीक है। अब ये डब्ल्यू ए की वैल्यू है, डब्ल्यू ए बराबर 80, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मोललता का फॉर्मूला। मोललता क्या होती है, मोललता बराबर डब्ल्यू बी गुणा में 1000 बटे में एम बी गुणा में डब्ल्यू ए। तो
स्मॉल m बराबर WB की वैल्यू 20 बटे में 138 गुना में WA की वैल्यू 80%, ठीक है, और गुना में 1000, ऐसे ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और अरे भैया काटेगा क्या, ये कटेगा यहाँ पे, या 20 चौका 80, 4 बार, ये 4 यहाँ बचेगा 10, फिर ये 5, ये 2, ठीक है, ऐसे, और ये 5 की गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 500 बटे में 100, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 8 तिया 2, अरे मैंने क्या बोला, 2 8 16, हासिल लग गया 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, यहाँ ही आएगा 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है, और 2 1 2, 176, 276, सॉरी 276 से अब इस 500 को डिवाइड करना है, और 500 को डिवाइड करके ये आएगा, एक बार चलेगी मारनी तो 1.8 आंसर दिया गया इसका 1.8, ठीक है, मोल। अब फिर से एक हिमांक का सवाल आया है, इधर का 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 60 डिग्री की कमी पाई जाती है, बेंजीन की मोलर अनुमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए सवाल एकदम सारे के सारे एक जैसे हैं, दिया है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, और इसको जिसका अनुभार दे रखा है 155 और 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो ये तो WB हो गया सीधा सीधा, WB 1.822 ग्राम, ये WA हो गया, और इसका MB दिया है हमें 155, ठीक है, 155 MB दे रखा, और ये दे रखा डेल्टा TF बराबर 0.60 डिग्री सेल्सियस हिमांक, ठीक है। अब उसके बाद दे रखा फिर हमें KF की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से डेल्टा TF बराबर वही फॉर्मूला KF इंटू में WB गुना में 1000 बटे में MB गुना में WA, ठीक है। KB इसकी वैल्यू निकालें तो डेल्टा TF बराबर में इंटू में WB गुना में WA, ये MB लिखा, ये WA लिखा, और यहाँ से WB गुना 1000 बराबर में आएगा KF। देखिए बस इसको सॉल्यूशन करा थोड़ा सा, ये जो गुना वाली चीज़ें थी मैं इस तरफ भाग में, ठीक है, और जो भाग वाली चीज़ें थी मैं इस तरफ गुना में, ये किया। अब KF बराबर इनकी वैल्यू पुट करो, ठीक है, वैल्यू पुट करो। यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू दे रखी 0.60 गुना में MB की वैल्यू दे रखी हमें 155 गुना में WA की वैल्यू है हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है, बटे में WB की वैल्यू हमारे पास है 1.822, ठीक है, गुना 1000 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा 1822 हो जाएगा, और इसके पॉइंट हटाने के लिए मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो KF बराबर ये हो जाएगा 60 गुना 155 बटे में 1822, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 की इसकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 6 कम 6, 6 और 3 9, ठीक है, और 1 0 ये तो 93 बटे में 1822, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.140, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला सवाल दिया गया है, ये 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का स्थिरांक जो है 0.82 लीटर दे रखा। ये दिया गया कि 2% यूरिया विलयन का प्रसरण दाब इतना है, तो प्रसरण दाब ज्ञात करना 2% का 27 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए 2% यूरिया, इसका मतलब पता परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज मतलब ग्राम, और यूरिया प्राण दाब में वॉल्यूम भी चाहिए, तो ये कितने वॉल्यूम में घुला है 100 ml में, 100 ml में, ठीक है। ऐसे 2 ग्राम यूरिया 100 ml विलायक या विलयन में घुला हुआ मिलेगा, ठीक है, ऐसे। अब इसमें टेम्परेचर रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को हम डिग्री से क्या कर लेंगे चेंज, कैलविन में, तो 27 प्लस 273 कैलविन बराबर ये हो जाएगा 300 कैलविन। अच्छा जी, अब हमें और क्या दिया गया, एक दिया गया हमें R बराबर 0.082 ये कैलविन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया गया। बस जी, और हमें कुछ नहीं दिया गया। अब हम देखते हैं कि 2% यूरिया का जो विलयन का आयतन है वो कितना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए जो मैंने यहाँ लिखा ना वो मैं यहाँ मान लूँगा। 2% यूरिया के विलयन का आयतन बराबर 100
ml, माना भी लिख दो यहाँ पे, माना। तो 1 ग्राम यूरिया का आयतन कितना होगा, 100/2। देखिए यहाँ 2% है, 2 के लिए तो ये है, और 1 ग्राम का निकालना हो तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ना, जो इस तरफ यहाँ गुना में है वो इस तरफ भाग में, तो ये 2 के लिए तो 100 ml और 1 ग्राम के लिए 50 ml, सीधी सी बात है, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ 1 मोल यूरिया के लिए आयतन। अब 1 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब है 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम कैसे, NH2CO NH2 का परमाणु भार है ये। ठीक है, यानी कि 1 मोल में 1 मोल यूरिया कितना बैठेगा, 60 ग्राम। ठीक है, 1 मोल यूरिया, मैं यहाँ पे 60 ग्राम ही लिख दूँ ऐसे। ठीक है, 60 ग्राम यूरिया यानी कि 1 मोल यूरिया का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्राम के लिए हमें इतना दिया गया था, 60 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के लिए इतना, 60 के लिए हमें याद करना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 ग्राम यूरिया के लिए आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ करता हूँ आगे। ये हो गया था 100/2 गुना में 60 बराबर में, यहाँ से कट के आ जाएगा 30, और 30 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा 300 ml, 3000 ml। अब इसको लीटर में चेंज करना, क्योंकि आयतन तो हमें उसमें चाहिए लीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 लीटर, 3 लीटर L। ठीक है, अब 3 लीटर आयतन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पराहन दाब का फॉर्मूला लगाना है। पराहन दाब क्या होती है, पाई बराबर CRT। ठीक है, CRT, और पाई बराबर यहाँ C की वैल्यू NB/V/RT। ठीक है, अब ये NB देखिए, अगर लीटर में मोलरता दे रखी मानते हैं, ठीक है, क्या दे रखी, लीटर में मोलरता दे रखी, और हम निकाल किसके लिए रहे हैं, 1 मोल के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, ये 1 मोल के लिए निकल रहा है, 1 मोल यूरिया के लिए। ठीक है, तो NB की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 1 मोल, NB की वैल्यू 1, तो पाई बराबर 1 गुना में R की वैल्यू 0.082 गुना T की वैल्यू 300 बटे में V की वैल्यू 3 से इसको कैंसिल करूँगा तो आएगा 100, और 100 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये आएगा 8.2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, वायुमंडलीय दाब। इसके बाद एक प्रश्न है फिर ये, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस का परप्राशन दाब 3.2 वायुमंडलीय है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342 है। 342 किसका होता है, चीनी का। ठीक है, तो चलिए प्राहण दाब के लिए यहाँ से नियतांक निकालते हैं। नियतांक हमें क्या निकालना है, ये R निकालना है। ठीक है, जो दिया गया सबसे पहले वो लिखेंगे। तो चलिए अब इसमें बता दिया गया है कि 45 ग्राम जो भी यौगिक है, यौगिक को 45 ग्राम है, और ये प्रति लीटर में घुला हुआ है, यानी कि 45 ग्राम को 1 लीटर में घोला गया है। ठीक है, 1 लीटर में। अब आगे बताया गया इसमें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर प्राहण दाब 3.2 है। प्राहण दाब मतलब पाई 3.2 है, और टेम्परेचर कितना दिया, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में चेंज कर देंगे, यहीं पे 273 प्लस 20 ऐड कर देंगे तो T बराबर आ जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया है कि ये पाई की वैल्यू होगी। अब इससे आगे फिर हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब 3.2 है। विलियन का स्थिरांक की गणना कीजिए। स्थिरांक मतलब R की गणना करनी है। ठीक है, और पदार्थ का अणुभार यानी कि WB, ये जो वेट है विलय का वेट है। विलय का वेट को डिनोट करेंगे हम, पहले तो यहाँ लिख दो दिया है, विलय का वेट को डिनोट करेंगे WA से, कितना 45 ग्राम, और WB कितना दिया गया इसका 342। ठीक है, T की वैल्यू ये रही, पाई की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, तो पाई का फॉर्मूला पाई बराबर क्या होता है, CRT। C की जगह पे क्या होता है, पाई बराबर NB अपॉन में VRT, और NB की जगह क्या होता है, NB बराबर मैं यहीं पे लिख दूँ, NB की जगह पे होता है WB बटे में MB RT। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे V। अब यहाँ आप लोग चेक कीजिए, पाई की वैल्यू हमें निकालनी, R की वैल्यू, R को जब हमें R की वैल्यू निकालनी, जो चीज़ यहाँ गुना में भाग में है वे सब इस तरफ गुना में, और जो भाग में गुना में है वे सब भाग में, तो ये हो जाएगा पाई गुना में MB गुना में ये V बटे में WB और बटे में T बराबर में बचेगा R। तो R बराबर लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.2, MB की वैल्यू यहाँ से
मैंने एम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 342, ठीक है। गुना में वी की वैल्यू 1 लीटर, 1 लीटर में तो घुला हुआ है सारा कुछ। अच्छा जी, अब डब्ल्यू बी की वैल्यू 45, ठीक है। इसके बाद गुना में फिर टी टेम्परेचर 293 केल्विन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना बस, ठीक। कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैं इसको कट करूँगा यहाँ 45, या आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट ही कर, मतलब कोई रास्ता नहीं है ना, तो गुना ही कर लेंगे सीधा सीधा। 342 32 की गुना करेंगे, 32 दूनी 64, हासिल लगेंगे 6, 32 चौका 120 और 8 128, 32 चौका होते हैं 128, 128 और 6 134, हासिल लगेंगे फिर से 13, ठीक है। फिर 32 या 96, 96 99 109, तो इन दोनों की गुना करके तो आ गया 109, ठीक है। यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 293 बटे में गुना करेंगे 45 से, 5 दिया 15, हासिल लगाइए 5 रम 45 से 140, हासिल लगेंगे 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये 4 दिया 12, हासिल 1, 4 नम 36, 36 1 37, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। ये 5 8 7 4 11 3 1, ये आ गया 13 185, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना, बस डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.083, ठीक है। ये इससे आगे भी आएगा कुछ, ठीक। तो ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, ये हिमांक अवनमन तथा विलय मोलर द्रव्यमान में सम्मत, ये तो सूत्र प्रतिपादित करके दिखाया गया, ठीक है। तो आप लोग खुद से कर लीजिए सूत्र प्रतिपादित। इसके बाद दिया गया कथनांक को समझाइए, ये रहा नोमरिकल। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोलंश प्रभाज की गणना कीजिए। 72 ग्राम हमारे पास जल है और 92 ग्राम हमारे पास एथिल अल्कोहल है, दोनों के हमें मोलंशों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं यहाँ। जल कितना है 72 ग्राम और एथिल अल्कोहल को होल 92 ग्राम, ये दिया गया, ठीक है। ये वेट है WB का, ये छोटा है वो बड़ा है तो इसे WA लिखेंगे, WA 92 ग्राम, WB 72 ग्राम। इसके लिए MB ज्ञात करेंगे, जल के लिए 18 होता है और इसके लिए MB ज्ञात करेंगे एथिल अल्कोहल के सूत्र से। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है ये C2H5OH, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 1 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 6 22, 22 और 20 42, 42 और 4 46, तो इसका आ गया 46। ये एथिल अल्कोहल का ये आ गया, निकल गया मोलर द्रव्यमान। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिएगा Na और Nb, ठीक है। Na बराबर WA बटे में Ma और Nb बराबर WB अपॉन MB, ठीक है। Na बराबर WA की वैल्यू यहाँ से 72 बटे में 18 और NB बराबर में 92 बटे में 46, इसको कट करूँगा तो ये आएगा Na बराबर 4, 18 चौक 72 है ना, तो NB बराबर 46 दूनी 92, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब X नोट ए क्या है जल, ठीक है। जल के मोल अंशों की संख्या ज्ञात कर रहा हूँ। जल के मोल अंशों की संख्या कैसे होगी, Na अपॉन में Na प्लस NB। इसी तरीके से X नोट बी विलायक मतलब विलय, सॉरी, और मैंने यहाँ जल नहीं, यहाँ बी लिखना है, बी, ठीक है। ऐसे सब उलट पुलट कर देगा मैंने, यहाँ बी है भैया, ये बी की वैल्यू रखी हुई है यहाँ, जल्दी जल्दी में हो गया यार। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, जहाँ जहाँ बी था वहाँ सब जगह ए, बाकी सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन सब कुछ सही हो रही है, ठीक है। यहाँ भी बी कर दो, यहाँ ए कर दो, कर लिया आप लोगों ने सब कुछ सही। चलिए X नोट ए बराबर Na अपॉन में Na प्लस NB। चलिए X नोट बी बराबर NB की वैल्यू ये रहा 4 बटे में Na की वैल्यू 2 प्लस 4, ऐसे ही X नोट ए Na की वैल्यू 2 बटे में Na की वैल्यू 2 प्लस NB की वैल्यू 4, X नोट बी बराबर, अब यहाँ पे इसको मैं इसको 4 बटे में 6 और यहाँ X नोट ए बराबर में इसको लिखूँगा मैं 2 बटे 6, ऐसे 4 से डिवाइड करो, X नोट बी बराबर
पॉइंट लगेगा स्टार्टिंग में ही, 40 बनाएंगे इसको पहले, ठीक है। तो 6 चंग 36, फिर 4 बचेगा 6 चंग 36, फिर 4 बचेगा 6 चंग 36, 36 चलता रहेगा तो 6 6 आता रहेगा, यहाँ 7 लगा लेंगे बस, ठीक है। और यहाँ ये तो हो गया 1/3, 1/3 मतलब x नोट a बराबर 0.33333, इसका ये आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर अगला सवाल दे रखा हमें, अगला सवाल थोड़ा पेचीदा सा, ये दिया गया सवाल हमें ये वाला, बेंजीन के विलियन में I2 घुली हुई है, विलियन में I2 के मोलों की मोल अंश प्रभाज क्या है, 0.25 है, विलियन की मोलनता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसके विलियन की मोलनता ज्ञात करते हैं। बेंजीन के विलियन में, बेंजीन के विलियन में I2 घुली है, यानी कि जो C6H6 है वो क्या है, विलायक यानी कि A, ठीक है। और I2 क्या है, विलय यानी कि B, और B के मोल अंशों की संख्या यानी कि x नोट B जो दे रखा हमें वो है हमारे पास 0.25, और हमें पता है x नोट A प्लस x नोट B बराबर होता है 1, तो यहाँ से x नोट A प्लस 0.25 बराबर 1, x नोट A बराबर 1 माइनस 0.25 बराबर आ जाएगा 0.75, ये हो गया। अब हमें निकालनी मोलों की संख्या, यानी कि I2 के मोलों की संख्या, मोललता कहें जिसे, मोललता होती है मोलों की संख्या, यानी कि NB निकालना हमें, NB क्या होगी, I2 के मोलों की संख्या, B क्या है I2, ठीक है, NB निकालना हमें। तो NB निकलेगा कैसे, देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना I2 यानी कि B I2 1000 ग्राम बेंजीन में घुला है, ठीक है, 1000 ग्राम बेंजीन में घुला है, यानी कि ये क्या है, ये WA है, विलायक का भार, क्या है ये, विलायक का भार, WA हमें पता, और MA हम निकाल लेंगे, 36 ये बैठेगा 78, WA कितना 1000 ग्राम और MA 78 ग्राम। अब हमें I2 के मोलों की संख्या यानी कि NB के मोलों की संख्या निकालनी, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ NB के मोलों की संख्या, जो बुक में कॉन्सेप्ट देखा उसमें 2 समीकरणों को भाग करा गया एक साथ, ठीक है, और उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर सा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं लिख रहा x नोट B के मोलों की संख्या, तो NB अपॉन में NA प्लस NB, ये आएगा। B क्या है, I2 के मोलों की संख्या, ठीक है, और A क्या है, ये A क्या है हमारे पास, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो NB निकालना मुझे, तो NB निकालना, ठीक है। अब मेरे पास देखिए x नोट B है, कहाँ है x नोट B, ये रहा, x नोट B की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास NA की वैल्यू नहीं है, तो NA की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, NA बराबर हम लिख सकते हैं WA बाई MA यानी कि 78, ये हो जाएगी NA की वैल्यू, ठीक है, WA बटे MA, NA की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रखेंगे। अब ये NB और NB, यहाँ 2 NB है, इनको सेटिस्फाई करना मतलब एक NB बनाना, इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए क्या करूँगा, ये जो यहाँ डिवाइड में संख्या है, इस संख्या के इसमें साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा x नोट B गुणा में NA, और x नोट B के गुणा इसके साथ भी x नोट B गुणा में NB बराबर में NB, ये NB यहाँ भी है और NB यहाँ भी है, तो इसको उस साइड लेके जा रहा मैं, x नोट B NA बराबर में NB माइनस x नोट B NB। अब यहाँ NB कॉमन ले लेंगे, तो x नोट B NA बराबर NB मल्टीप्लाई में बचेगा 1 माइनस x नोट B कोष्ट बंद, ठीक है। अब यहाँ से x नोट B NA बराबर में NB, और ये जो गुणा में है इसको ले आऊँ यहाँ 1 माइनस x नोट B, ऐसे, ठीक है। अब इन सबकी बस वैल्यू पुट करनी मुझे, तो NB बराबर x नोट B की वैल्यू 0.25 गुना में NA की वैल्यू 1000 बटे में 78, ठीक है, बटे में डिवाइड में 1 माइनस x नोट B, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये 1 माइनस x नोट B की वैल्यू यहाँ से 1 लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस x नोट B की वैल्यू 0.25 है हमारे पास, तो NB बराबर ये 25 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, ये पॉइंट 2 पॉइंटों के बाद है, ठीक है, 25 के में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा यहाँ पे 2 0 हट जाएंगे, 250 हो जाएगा 25, ठीक है।
इसको इसमें से माइनस, यहाँ बचेगा 78, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। 0.75 की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 250 गुना 0.75 गुना में और डिवाइड में 78, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करके देखते हैं। चलिए, नो 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 नो, ये यहाँ पे थोड़ा ना गलती हो गया। ये देखिए आप, एन बी बराबर 250, एन बी बराबर 250 बटे में 78 और बटे में 200 और 0.75, ये बचा था ना, ठीक है। इसको माइनस करके सोल्यूशन करने के बाद ये बचेगा, ठीक है। बटे में हम लिखेंगे यहाँ पे एक, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2500 बटे में 250 बटे में 78 गुना में 0.75, ठीक है। इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एन बी बराबर 25 गुना 100 बटे में 78 गुना 75, 25 एकम 10 बार और 25 दिया 75, तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 3 अठे 24, हासिल लगे 3, 3 सते 21, 3 अठे 24, हासिल लगेंगे 2, ठीक है। 3 अठे 24, हासिल लगे 2, 3 सते 21, 21 और 2 22, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 4.2 मोल, ठीक है। मैंने किया 2 800 और 24 दिया 72, 24 का 76, ठीक है। 876, हाँ घट के ही बचा, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा, एक तो इसमें प्रश्न बहुत है, ये हो गया। ये करने के बाद यहाँ प्रश्न दे रखा, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टी बी ज्ञात करना हमें, ठीक है, डेल्टा टी बी। देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें 9 ग्राम ग्लूकोज यानी कि डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 9 ग्राम ग्लूकोज है तो एम बी भी निकाल लोगे आप लोग, 180 आएगा। डब्ल्यू ए की वैल्यू 500 ग्राम दे रखी है, 0.1 बार का कोई काम नहीं होता क्वथनांक के उसमें, ठीक है। ये ऐसे दे रखा बस घबराने के लिए, ताकि बच्चे देखें और भी चल जाए, तो इसका कोई काम नहीं है। क्वथनांक ज्ञात कीजिए, डेल्टा टी एफ आपको ज्ञात करना है, के बी की वैल्यू इसमें दे रखी है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी बी का और बस सोल्यूशन कर लेंगे, और क्या था। या चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, 500 ग्राम जल, तो डब्ल्यू बी बराबर 9 ग्राम, एम बी बराबर 100, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज है, ये आएगा 180, डब्ल्यू ए बराबर ये हो गया 500, ठीक है। और जी डेल्टा के एफ बराबर हमें दिया गया 0.52 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना में डब्ल्यू बी गुना में 1000 बटे में एम बी गुना डब्ल्यू ए, तो डेल्टा टी एफ बराबर के बी की वैल्यू 0.52 गुना में डब्ल्यू बी की वैल्यू 9 गुना में 1000 बटे में एम बी की वैल्यू 180 गुना में यहाँ पे डब्ल्यू ए की वैल्यू 500, ठीक है। तो ये 2 जीरो का यूज़ तो कर लेंगे हम इसमें, डेल्टा टी एफ बराबर 52 को मैं बाहर निकाल लूँगा ऐसे, ठीक है। 52 बाहर आ गया गुना में 9, और यहाँ से 2 जीरो तो पॉइंट हटाने के लिए लग गई, 1 जीरो बची, 1 जीरो से ये कैंसिल, ठीक है। नीचे 500 रुपये तो यहाँ बटे में 18 गुना 500, 9 दूनी 18, और इसको 2 से यहाँ 26, 26 को डिवाइड करेंगे तो 0.26 को कट करना 5 से, फिर 5 भी तो बचा हुआ है 20, मैं लगा दूँ 5 चौक 20, 5 5 25, 5 5 25, बचेगा 1 पॉइंट लगा के 5 दूनी 10, और बटे में लिखा जाएगा 5 दूनी 10, 5 से कट करूँगा तो यहाँ 100 और यहाँ 5.2 बटे में 100, फिर इसको कट करूँगा तो 0.052 ये आएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है,
चीनी का जल में बना 5% विलयन का हिमांक 271 है। ग्लूकोज के जल में बने विलयन का हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273 केल्विन हो। तो ज्ञात करना भैया। अच्छा जी, पहले चीनी के लिए ज्ञात करना, फिर ग्लूकोज के लिए। चलिए करते हैं। चीनी का जल में बना 5%, यानी कि चीनी जो है वो 5% है और जल में घुली हुई है। ठीक है, 5 ग्राम चीनी मतलब C12H22O11 ये घुली है। और इसका जो हिमांक है वो हमें दे रखा है। हिमांक मतलब इसका जमने का जो टेम्परेचर है घुलने के बाद विलयन का, ठीक है, विलयन का जो टेम्परेचर है वो टोटल हमें दे रखा है 271 केल्विन। यहाँ पे लिख दूँ विलयन का हिमांक 271 केल्विन। अब हमें पहले तो ज्ञात करना पड़ेगा चीनी का हिमांक। ठीक है, चीनी का हिमांक मतलब डेल्टा TF बराबर KF इंटू में WB गुना में 1000 बटे में MB गुना में WA, ये ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया गया ये है 95%। तो हमारे पास देखिए मतलब 5% तो ये हो गया, चीनी हो गई। तो WB बराबर तो यहाँ सीधे सीधे मिल गया हमें 5 ग्राम। MB बराबर भी हम लोग निकाल लेंगे, ये हो गया 342। ठीक है, 5% ये है। विलायक क्या होगा? चीनी और पानी का मिश्रण है। ठीक है, तो बचा 5% तो ये हो गया। विलियन मान लेंगे 100%, और 100% माना विलियन 100 ग्राम है, तो विलायक कितना होगा? विलायक 95, यानी कि WA की वैल्यू 95 ग्राम, ये हो गया। ठीक है, अब WA भी मिल गया। ठीक है, अब डेल्टा TF नहीं हमारे पास, TF निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो विलियन का हिमांक दिया गया। हाँ, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको शुद्ध जल का हिमांक। देखिए जब चीनी को पानी में मिलाया गया तो उसका हिमांक 271 बचा। ठीक है, 271। शुद्ध जल का हिमांक जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो हम यहाँ डेल्टा TF निकालेंगे। डेल्टा TF बराबर T0A माइनस T, ये जो हमें दे रखा है यहाँ टेम्परेचर T सोल्यूशन का। ठीक है, TA होता है हमारे पास 273.15 केल्विन माइनस टोटल सोल्यूशन का 271 केल्विन, बराबर घट के बचेगा ये यहाँ पे 273 में से 2.15 केल्विन। देखिए जो शुद्ध जल होता है उसको जमाने के लिए 273.15 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे जाके जल जमना शुरू हो जाए, और जब इसमें चीनी घोल देंगे तो ये 273 केल्विन के बजाय 271 केल्विन पे जाके जमेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर डेल्टा TF कहलावा है। ठीक है, हिमांक अवनमन दोनों तापों का अंतर वो हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, और ये बिचलाव थोड़ा इसलिए था कि भाई 215.73 ये तो दे ही नहीं रखा था, ये हमें अपने पास से मानना पड़ा। तो अब क्या करना, डेल्टा TF की वैल्यू पुट करनी यहाँ पे, KF की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा TF बराबर में KF गुना में WB गुना में 1000 बटे में MB गुना में WA। ठीक है, फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा बस, और कुछ नहीं करा। तो 2.15 बराबर में KF गुना में WB की वैल्यू हमारे पास है 5 ग्राम गुना में 1000 बटे में 342 और गुना में 95। ठीक है, KF की वैल्यू निकालनी, सब कुछ साइड भेजो। 2.15 गुना में 342 गुना में 95 बटे में आएगा 5 गुना में 1000 बराबर में KF। ये हो गया KF की वैल्यू चीनी के सिरे के लिए। किसके लिए? चीनी के सिरे के लिए। अब यूँ कहा गया चीनी की जगह पे ग्लूकोज घोलो 5%, तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, अब की बार क्या करना हमें, ग्लूकोज घोलना। अब चीनी के स्थान पर ग्लूकोज घोलने पर, जब ग्लूकोज घोलेंगे तो WA बराबर चीनी के स्थान पर ग्लूकोज, WA की जगह 5 और MA की जगह पे क्या आएगा, MA की जगह पे आएगा फिर भैया 180 मोलिकुलर वेट, और WA यानी कि भार कितना होगा विलायक का, जल तो होगा तो ही है, वो होगा 95 ग्राम। ठीक है, अब लगाओ चीनी के लिए फॉर्मूला। TF बराबर KF गुना में WB बटे में MB गुना में WA और ऊपर गुना में 1000। अब TF हमें ज्ञात करना, KF की वैल्यू हम यहाँ से देख के लिखेंगे, बराबर में 2.15 गुना 342 गुना 95
ठीक है, बटे में लिखा जाएगा यहाँ 5 गुना 1000, ठीक है, के एफ की वैल्यू, फिर गुना में लिखेंगे डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ से, डब्ल्यू बी कितना हमारे पास यहाँ, अरे ये तो बी लिखना था चीनी के स्थान में, डब्ल्यू बी की वैल्यू 5 ग्राम बटे में 180, ठीक है, फिर गुना में यहाँ लिखना 1000 और बटे में लिखा जाएगा एम ए 95, ठीक है, इस 95 था तो ये 95 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक है, यहाँ बचा 215, ये 2 अंकों बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ 100 से कर दूँ गुना, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर 215 गुना 342 बटे में बचेगा 180 गुना में 100, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, किस किस से होगा कैंसिल, 5 से, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और यहाँ 5 तिया 15 और 5 छक 30, 36 बार, ठीक है। अब 36 को कैंसिल करा जा सकता है 2 से, 171 और ये 18, ठीक है, तो 43 से कम 43, हासिल लगेंगे 4 और 43 सत्ते 7 चौक 28 और 3 7 21, 1 10, ये हो गया यहाँ पे 1 10 3 301, 301 प्लस में 4 305, हासिल लग गए 30, 43 से कम 30 43 और हासिल के 30 73 बटे में 1800। जब इसको सोल्यूशन करोगे आप लोग, ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करके आएगा 4.085 केल्विन, ठीक है, 4.08 केल्विन, ये आएगा आंसर। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो भैया अगला प्रश्न दिया गया हमें ये, एक जलीय विलयन में 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। और इसमें केबी की वैल्यू भी दे रखी है हमें। बेरियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान 208.34 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा, ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें दी गई। अब हमें करना क्या है, इसमें वियोजन की मात्रा निकाल के दिखानी, वियोजन मतलब ये अल्फा, ठीक है, अल्फा निकाल के दिखाना हमें, लेकिन इसमें ये पता नहीं किस तरीके की विधि दे रखी है, बड़ा लंबा प्रोसीजर दे रखा। चलिए हम इसे अपने तरीके से करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। तो हमें जो दिया गया सबसे पहले वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया भैया, 12.48 बेरियम क्लोराइड BaCl2 और ये घोला गया 1 किलोग्राम जल में। तो घुलने वाला ये बाहर हो गया ना विलायक का, WA बराबर 1 kg और ये हो गया WB, ठीक है, घुलने वाला WB 12.48 ग्राम। और इसका जो बेरियम क्लोराइड का जो वेट दे रखा MB वो भी है हमारे पास 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद और हमें दिया गया साथ के साथ इसमें दे रखा, जब जल को और बेरियम क्लोराइड को दोनों को एक साथ घोल दिया जाए तो घोलने के बाद जो विलयन बनाएगा वो विलयन 373.0832 केल्विन टेम्परेचर पे उबलने लगता, ठीक है, यानी कि किसका क्वथनांक है, सोल्यूशन, टोटल विलयन का क्वथनांक है, ठीक है। अब इसमें TS दे दिया और KB की वैल्यू दे रखी है हमें, KB बराबर है हमारे पास 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दे रखा, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें KB की वैल्यू दे रखी, तो इसमें फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ओनियन का क्वथनांक का, ठीक है। ओनियन का क्वथनांक का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा ऐसे, डेल्टा टी बी बराबर KB इंटू में WB इंटू में 1000 आया था, ठीक है। 1000 तब आवे जब ग्राम में विलायक का भार दे रखो, अब यहाँ दे रखा किलोग्राम में तो यहाँ 1000 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा जाएगा WB MB इंटू WA और यहाँ लिखा जाएगा गुणा में 1 किलोग्राम, ठीक है, ये। तो चलिए अब हमें क्या करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है सब। KB की वैल्यू हमारे पास, WB की वैल्यू है हमारे पास ये रही यहाँ, MB की वैल्यू भी है हमारे पास, WA की वैल्यू भी है 1, ठीक है। अब हमारे पास और क्या वैल्यू, डेल्टा TB नहीं है, ठीक है, डेल्टा TB कैसे निकाल लेंगे, TS तो है हमारे पास, ठीक है, डेल्टा TS है हमारे पास, हमें चाहिए डेल्टा TB बराबर क्या होगा, TS माइनस T0 A क्या है, A है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब देखो विलायक क्या है, जल का क्वथनांक पता कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 100 प्लस 273 बराबर आएगा 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन, ये हो गया। अब ये जल का क्वथनांक है, ठीक है, टोटल विलयन का जो क्वथनांक है वो है हमारे पास 373.0832, माइनस कर देंगे जल का क्वथनांक 373 केल्विन, तो बराबर में बचेगा ये 373 से 373 माइनस 0 हो गया और ये बचेगा
0.832 ये बचेगा। ठीक है, अब इसी में देखिए वियोजन की मात्रा की बात पूछी गई मरते कि वियोजन की मात्रा कितनी होगी। तो वियोजन की मात्रा भैया, वियोजन की मात्रा निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आई की। वियोजन ठीक है, वियोजन की मात्रा होता है अल्फा, और ये होती है आई, होती है आयनों की संख्या। तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1। पीछे 20 का एक न्यूमेरिकल आया था, वो हमने करवाया था। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए हमें आई की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो आई होता है ये एक गुण संख्यक अणु संख्यक गुणधर्म होता है। ठीक है, ये हर एक चीज में लगे। प्रासरण दाब में भी कई बार आई का जिक्र आ लिया, प्रासरण दाब का फॉर्मूला लगावे हम, और उसमें पाई बराबर ये लिखा जा ICRT। वैसे तो प्रासरण दाब का फॉर्मूला ये हो गया CRT, लेकिन उसके साथ भी आई की गुणा करी जा। ये आई जो है ना, आई की मल्टीप्लाई हम कहीं भी कर सकें और किसी भी फॉर्मूले से आई की वैल्यू निकाल ली जा सके। ठीक है, हमें क्या करना, अगर आई की वैल्यू किसी भी फॉर्मूले से निकालनी तो क्या करना, बस उस फॉर्मूले में आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मुझे इस फॉर्मूले से आई का मान निकालना, यहाँ पे आयनों की संख्या निकालनी, तो मुझे क्या करना, बस इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन सारी वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, डेल्टा टीबी का, केबी का, डब्ल्यूबी, एमबी, डब्ल्यूए, सारी वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर सारी वैल्यू उसका पता है ना, तो आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें यहाँ आयनों की संख्या का पता चल जाएगा। चलिए देखते कैसे आई निकालना हमें। डेल्टा टीबी जो चीज़ यहाँ भाग में है इस तरफ गुणा में आएंगी। ठीक है, डब्ल्यू ए बटे में आएगा के बी गुणा में डब्ल्यू बी, और एक की तो गुणा करो, क्या फर्क पड़ रहा, बचेगा आई बराबर डेल्टा टी बी की वैल्यू भी निकाल ली 0.0832 गुणा में एम बी की वैल्यू यहाँ पे ये लिखा 208.34 गुणा में डब्ल्यू ए की वैल्यू यहाँ से 12, डब्ल्यू ए की वैल्यू 1 किलोग्राम, सॉरी 12 नहीं है 1 किलोग्राम है डब्ल्यू ए की वैल्यू। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड में यहाँ पे लिखा जाएगा एम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के बी की वैल्यू हमारे पास ये 0.52 और डब्ल्यू बी की वैल्यू गुना में 12.48 ये हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, देखो यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट, यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट, ये तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 अंकों बाद पॉइंट है, तो 4 अंकों बाद पॉइंट है, तो यहाँ मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से, ये पर बनेगा 832 गुना में 208.34 बटे में 52 के लिए ऊपर 100 से गुना। ठीक है, नीचे लिखेंगे 52 गुना में 1248 और यहाँ गुना में 10,000। ठीक है, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, और ये कैंसिल करूँ मैं यहाँ पे, देखिए पहले 2 से कर दूँ कैंसिल, ये 26 और ये 832 है तो 416 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा 208, ये हो जाएगा 13 और ये 8 8 8 से 48 12, ये कट जाएगा इससे 6 बार, तो ये आई बराबर आ गया यहाँ पे 208। बाकी वैसे कट किया जा सकता है और भी, ठीक है, लेकिन बाद में कट करेंगे, पहले मैं इसे और थोड़ा सा यहाँ लिख लूँ। ठीक है, 20,834 बटे में 13 छिका 78 70 गुणा में 100 ये बचा। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस केस में डिवाइड करना तो क्या करना 20,834, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 बार तो चली आगे, हाँ 2 बार चलेगी, 7 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 2 बार चलेगी, 2 बार 8 2 16 हासिल 1 8 56 56 57 8 2 16 156 हो गया। यहाँ बचेगा 2, यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, उतारने के 3 का, अब 3 लगाने के बाद यहाँ हो गया फिर 7 6 42, तो 6 बार चलेगी 7 42 6 48 हासिल 4 और 6 7 42 42 और 4 40। ठीक है, ये बचेगा यहाँ 3 13 से हट गया तो 13 से हट गया 5 बचेंगे, और यहाँ 11 से 6 जाके 5 बचेगा और ये 0, फिर यहाँ 4 उतार लेंगे तो एक बार फिर चलेगी 6 बार। ठीक है, फिर चलाएंगे 468 फिर एक बार 8, तो इस तरीके से हमारी चलती है। यहाँ पे आएगा ये 2.678 बटे में 100। ठीक है, 100 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ पे 2.67668 और इसे हम लिख सकते हैं 2.67 ये। ठीक है, एक अंक इसमें बढ़ा के लिख दिया तो 6 क्या आ गया 2.67। अब ये आने के बाद क्या करा जाएगा, ये आ गई हमारी आई की वैल्यू, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर 2.67 ये आ गया आई की वैल्यू। अब हमें निकालना अल्फा, अल्फा बराबर क्या हुआ, अल्फा बराबर हुआ I-1 अपॉन N-1। अब N कैसे निकलेगा, BaCl2 है, इसको तोड़ो, ये कन्वर्ट होगा P2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। कितने आयन बने यहाँ पे, एक आयन तो ये है, ठीक है, एक अणु तो ये और 2 अणु ये, तो टोटल अणु कितने बने, एक और एक ये 3 अणु बने, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू में रखेंगे अल्फा
आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, अल्फा बराबर आई की वैल्यू 2.67 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, तो अल्फा बराबर इसमें से घटाओगे तो 1.67 और डिवाइड में बचेगा 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2 8 16 2 3 6 2 3 6 बचेगा 1 2 5 10, ये आ गया। ठीक है, अब अल्फा की जो वैल्यू हो गया वो परसेंटेज में हो गए। देखो अगर किसी चीज़ में तो परसेंटेज हटाना हो तो 100 तक भाग करा जाए और परसेंटेज लाना हो तो 100 तक गुणा करा जाए, तो अल्फा बराबर 0.835 गुणा 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 83.5%। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया, ये रहा 293, नहीं अगला प्रश्न ये है यहाँ पे 2 लीटर विलियन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलियन का प्राशन दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्ण वियोजित हो जाता है, और R की वैल्यू इसमें ये दे रखी, हमें ये यूज करना। ठीक है, तो ये बताया गया कि 2 लीटर विलियन में हम 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 को घोलना 25 मिलीग्राम, ठीक है 25 मिलीग्राम K2SO4 को 2 लीटर विलियन में घोलना और प्राशन दाब याद करना, और इसमें ये मान के चलना कि वियोजन की मात्रा क्या होगी, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्राशन दाब करेंगे। चलिए देखिए, इसमें भी आयोटा की वियोजन की मात्रा की अगर कहीं बात आ रही तो उसमें पक्का आई तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई का तो उसमें रोल रहेगा ही रहेगा, मतलब आई की वैल्यू हमें उसमें पुट करनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। तो इसमें तो हमें प्राशन दाब निकालना, यहाँ दिया गया 25 मिलीग्राम mlg K2SO4, ये क्या है विलय WB की वैल्यू हमारे पास है 25, ठीक है मिलीग्राम, और इसको दे रखा हमें कितने में 2 लीटर विलियन में। ठीक है, तो WA जो है विलायक जो है वो 2 लीटर है। ठीक है, अब इसको मिली को पहले हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ml हटाना पड़ेगा यहाँ से। ml हटाने के लिए क्या करेंगे, 25 को भाग करेंगे 1000 से। ठीक है, तो ml ये मिली हट जाएगा, यहाँ से ग्राम बचेगा फिर, तो आएगा 0.25 दो अंकों बाद रखेगा 3 अंकों बाद 0.025 ये आ गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ये। अब टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस प्राशन दाब में टेम्परेचर चला है केल्विन में, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा 27 + 273। अब इसको चेंज करेंगे, इनको ऐड करेंगे 7 3 10 10 300, ये 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अब इसके बाद आर की वैल्यू तो हमें दे रखी है, आर की वैल्यू 0.082 ये दिया गया। और क्या निकालना, और हमें निकालना पड़ेगा वियोजन की मात्रा, मतलब अणुओं की संख्या आई K2SO4। देखिए अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो मिलेगा हमें K2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के पास से हटेगा ना, तो 2 नेगेटिव। अब देखिए इसमें अणु कितने, 1 2 तो ये हैं और 1 अणु ये है, तो टोटल अणु कितने हुए 3, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3। अब हमें प्राशन दाब निकालना है। ठीक है, प्राशन दाब निकालने के लिए देखिए हमें एक तो इन सब चीज़ों की तो जरूरत पड़ेगी। प्राशन दाब का फॉर्मूला लिखना है, पाई बराबर CRT होता है। ठीक है, पाई बराबर CRT। अब यहाँ जो हमें वैल्यू मिली हुई है, ठीक है, ये सांद्रता के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे आई की, और C बराबर क्या होता है NB अपॉन में V। ठीक है, V हाँ होता है आयतन हमें पता 2 लीटर, और NB बराबर क्या हो गया WB अपॉन MB, ये होता है आयतन NB बराबर। तो पाई बराबर लिखा जाएगा यहाँ I गुणा में WB बटे में MB गुणा में V और गुणा में R और गुणा में T। तो पाई बराबर I की वैल्यू 3 है, WB की वैल्यू यहाँ से देख कर लिख लेंगे 0.025 गुणा में R की वैल्यू 0.082 गुणा में T की वैल्यू 300 और बटे में है MB की वैल्यू हमारे दे रखी। MB की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, MB मैंने निकाला नहीं, मैं निकाला यहाँ K2। देखें एक पोटेशियम का होता है 39 गुना 2, तो 30 दूनी 60 78 हो गया इसका, तो और एक S का होता है 32 और 16 चौके 64 हो गया इसका। 6 14 हासिल लगे 1 10 16 16 1 17 174 लिखेंगे गुणा V की वैल्यू 2। अब इसे कैंसिल करो 2 से, सबसे पहले तो इसको कट कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद पाई बराबर इनके पॉइंट हटाना में यहाँ थे, देखिए 3 गुणा में
25 गुणा में 82 गुणा में 150 बटे में 174 गुणा में 3 अंक बाद यहाँ तक पॉइंट हटाई, 3 अंक बाद यहाँ तक पॉइंट हटाई, तो 10 की पावर 6 लिख रहा है। 10 की पावर 6 से हमें भाग करना पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 25 थी 75 गुना 150 और गुना 182। इसको कट कर दूँगा 2 से, ये आ जाएगा 41 और ये आ जाएगा यहाँ पे 174, 8 16 बचेगा 7, 87 हो गया। ठीक है, अब तो बस कट नहीं किया जाता, अब तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। 25 या 75, 75 गुना 41 और 150। ठीक है, इन सब 75 गुना 15 एकम 15 हासिल 1, 15 चौका 60, 60 और 1 61 0 बटे में 87 गुना में 10 की पावर 6। ठीक है, अब 75 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। भैया एक तो यार फ़ोनों ने मार लिया, हम तो फ़ोन भी बहुत आ रहे। देख मैंने ना ये कॉल करते करते जहाँ से मैंने ये कैलकुलेशन करा। ठीक है, बस 87 से डिवाइड भी कर दिया मैंने साथ के साथ, यहाँ साइड में 87 से डिवाइड करके यहाँ आंसर 5301.724 ऐसे लंबी ही एक संख्या बैठेगी। ठीक है, और इसकी डिवाइड में 10 की पावर 6, 1 2 3 4 4 अंकों को बाहर निकालना है इसमें से। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे 0.10 से भाग करेंगे ना, 53 गुना 10 की पावर 2, ये आंसर आ रहा। ठीक है, इसमें बुक में भी यही दे रखा, इसमें दे रखा हमारे आंसर 5.3 गुना 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर माइनस की 2 दे रखी है, लेकिन इसमें 10 की पावर -2 बैठने का नहीं। 1 2 3 4 4 अंकों बाद अगर पॉइंट निकाल लेंगे तब 10 की पावर -2 आएगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बैंक में गलत रही हुई है पॉइंट, तो आंसर ये बैठेगा डेफिनेटली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा हमें 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो इसमें हमें वाष्प दाब निकालना है, इसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वाष्प दाब होने वाले में टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता। इसमें जो जो दिया गया पहले वो लिख लेंगे हम, दिया है तो ये इसमें दे रखा 25 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 450 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, और जल का जो वाष्प दाब दे रखा, जल का जो प्रेशर दे रखा है स्टार्टिंग में P0 शुद्ध जल का, केवल और केवल जल का, वो 17.535 हैगा। ठीक है, mmHg ये दिया गया। और हमारे से पूछा गया ये सोल्यूशन का वाष्प दाब बताओ, ये बताना हमें। ठीक है, तो जो जो हमें दिया गया इससे क्या क्या पता चला वो लिख लेंगे पहले। सबसे पहले तो WB का पता चला 25 ग्राम हैगा, फिर MB का पता चला 180 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। WA का पता चला 450 ग्राम। अब हमें वाष्प दाब हम लोगों का फॉर्मूला लगाना बस, P0 A माइनस PS अपॉन P0 A बराबर में WB बटे में MB गुना में WA और ऊपर गुना में MA। ये है P0 A की वैल्यू 17.535 माइनस PS की वैल्यू हमें निकालनी है, P0 A की वैल्यू 535 बराबर में WB की वैल्यू यहाँ से 25 गुना में MA की वैल्यू, MA मतलब जल का मोलिकुलर वेट, तो वो तो हमें पता ही है कितना हुआ है 18, मैंने लिखा था पहले। ठीक है, तो यहाँ 18 से गुना बटे में MB की वैल्यू 180 गुना में WA की वैल्यू 25। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, 25 था तो 25 गया। देखिए मैंने गलत लिखी थी, और 450 है भैया मैंने तो 25 से 25 ही कैंसिल कर दिया था। चलो खैर कोई बात नहीं, जल्दी बन गई बात। खैर दोनों इससे 5 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, 5 से कैंसिल करूँगा 5 और 5 से कैंसिल करूँगा तो 90, फिर 5 से कैंसिल करूँगा 5 एकम 5 और 5 × 40। ठीक है, 18 आएगा। ठीक है, 18 5 90 और 18 से कैंसिल करूँगा तो 1 आएगा, तो बचा 1/180 ये आ गया। चलो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 17.535 माइनस PS बराबर 1/80 180। और ये जो इस तरफ यहाँ गुणा में दे रखा, ये डिवाइड में दे रखा, ये इस तरफ जाएगा भाग में, ये भाग में दे रखा, भाग में दे रखा, ये इस तरफ जाएगा गुणा में, तो गुणा में 17.535। ठीक है, अब ये हो गया, इसको 18 से डिवाइड करना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17.535 माइनस PS बराबर, तो 180 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमने पहले अलग से करके रखा है, तो ये बचेगा 0.09741 ये आएगा। ठीक है, अब PS यहाँ माइनस का इसे इस साइड लाएंगे और इसे इस साइड, तो 17.535 माइनस 0.09741
बराबर, और भी आगे संख्या लेकिन 7 4 1 तक ही लिखूंगा। पी एस को इस साइड लाए, ठीक है, ये प्लस का था उस तरफ चलेगा माइनस का, और ये माइनस का था इस तरफ आ गया प्लस का, ठीक है। अब पॉइंटर से पॉइंटों के नीचे की संख्या घटाएंगे, जैसे 17.535 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे 09741 ऐसे, यहाँ 0 0 लगा लेंगे। अब देखिए 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 4 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 12, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ 4 बचेगा, और ये पॉइंट, हाँ पॉइंट रख गया यहाँ पे पॉइंट, और ये 17 की जगह बचेगा 16, नहीं 17 ही बचेगा, 17 से तो मार नहीं ली ना, दाई नहीं ली, बस 5 तक ही तो था। हाँ तो ये 17.437 59, ठीक है। अब इसमें एक संख्या ऐड करके लिखी जा सकती है, वैसे तो 5 से अगर बड़ी संख्या हो तब लिखा जा, पर ये इस तरफ 59 बचा हुआ है ना, तो एक ऐड करके लिख देंगे, लगभग 17.438 के आसपास की संख्या है, ठीक है ऐसे। तो इसका भी आंसर आ गया। अब एक सवाल बचा बस लास्ट, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, हिमांक अवनमन की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, ये Kf की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए जो जो हमें दिया गया वो हमें यहाँ लिखना दिया है, यहाँ लिखते हैं दूसरे पेज पे, दिया है 31 ग्राम C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये 500 ग्राम जल में। अब देखो WB तो हमें मिल गया 31 ग्राम, MB हम यहाँ से निकाल लेंगे, 24 6 30 30 और 32 कितना हो गया 62, WA की वैल्यू 500, ठीक है। KF की वैल्यू 1.86, तो डेल्टा TF बराबर KF गुणा में WB गुणा में 1000 बटे में MB गुणा में WA, तो डेल्टा TF बराबर KF की वैल्यू 1.86 गुणा में WB की वैल्यू 31 गुणा में 1000 बटे में MB की वैल्यू 62 गुणा में MA की वैल्यू 500, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, चलो बाद में करेंगे। 31 दूनी 62, 2 बार तो ये कट गया, ठीक है, और इसको कट करूँगा तो ये आ गया यहाँ पे 93, ठीक है, 2 9 18 और 2 3 6 93, 9.3 नहीं 0.93 आएगा भैया ऐसे 93, ठीक है 0.93। अब इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आएगा बराबर में 9.3, हाँ जी 31 दूनी 92, ठीक है। ये ना मैंने यहाँ गलत कट कर दिया, ठीक है, इसको मत करना। यहाँ देखिए डेल्टा TF बराबर, मैं दोबारा से वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.86 गुना में 31 गुना में 1000 बटे में 62 गुना में 500, और बड़े सिंपल कट है, मतलब कि बस हो गया। देखिए 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल, 31 दूनी 62 ये कैंसिल, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये पूरा का पूरा 10 कैंसिल, तो बचेगा 186, ये बचा, ठीक। अब ये डेल्टा TF की वैल्यू आई, डेल्टा TF क्या है, कुल विलयन का हिमांक अवनमन, ठीक है, कुल विलयन का हिमांक अवनमन। अब हमें चाहिए केवल और केवल जल का विलयन का हिमांक, कुल विलयन का हिमांक, कुल विलयन का हिमांक। देखो ये डेल्टा TF क्या आया, डेल्टा TF आया दो तापों का अंतर, ठीक है। जब केवल और केवल जल को जमाया जाएगा, ठीक है, जल को ठंडा करके जमाया जा, तो उसका जो हिमांक अवनमन होता है वो होता है, मैं यहाँ लिख दूँ 273.15 केल्विन, ठीक है। और जब इसको घोल दिया जाएगा, इसको जल के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल को घोल दिया जाएगा, तो जल 273 की बजाय 273 केल्विन पे ठंडा होने की बजाय इससे कम टेम्परेचर पे ठंडा होगा, ठीक है। अब तो उसे जमने के लिए चाहिए 273 केल्विन, और जब एथिलीन ग्लाइकोल डाल देंगे इसके अंदर मिला देंगे, तो फिर इसे और भी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कम टेम्परेचर पे जमना शुरू हो जाएगा। कैसे कुल विलयन का हिमांक निकाल रहे हैं हम, कुल विलयन का हिमांक, जल का हिमांक माइनस हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, जल का हिमांक 273.15 केल्विन माइनस हिमांक अवनमन जो हमने निकाला, हिमांक अवनमन मतलब दो तापों का अंतर, ठीक है, ये आया 186,
तो इसको इसमें से माइनस करो 273 में से, तो 273.15 में से 1.86 को माइनस करेंगे, 271.29 केल्विन बचेगा। ठीक है। अगर जल होता अकेला तो जमता इतने टेम्परेचर पे, और जब जल के अंदर हमने एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया तो अब ये इतने टेम्परेचर पे जमेगा। तो देखिए जल का हिमांक ज़्यादा होता है, और जल के अंदर जब किसी चीज़ को घोल दिया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे नोमरिकल। आज ये वीडियो का पार्ट 2 कंप्लीट, और इसमें सारे के सारे नोमरिकल हो चुके हैं। ठीक है। अब एक भी नोमरिकल नहीं बचा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट में एक बात और मैं ये बता दूं, अगर आपको अगले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर के, अगर उसकी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के सभी नोमरिकल्स की एक बेसिक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।